सरताज खिड़की के पास जाकर फिर पीछे मुड़कर सीरत को देखते हुए, अब तो बेचारी अबला नारी बनकर मेरा इंतजार मत करियो, चुपचाप सो जाइयो। सीरत एक तकिया उठाकर उस पर फेंकती हुई, सरताज के बच्चे चला जा चुपचाप। सरताज हंसते हुए खिड़की से कूदकर चला जाता है और जाते हुए छोड़ जाता है सीरत के चेहरे पर स्माइल। सरताज गार्डन में से होता हुआ बाहर जा रहा था। अचानक उसे वो पल याद आ जाता है जब वो पहले भी इसी तरह बाहर जा रहा था और सीरत ने पीछे से आकर अबला नारी की एक्टिंग की थी। वो पल याद करते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो पीछे मुड़कर देखता है पर सीरत वहाँ नहीं होती। वो अपने सिर पर हल्की सी चपत मारकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। सीरत के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। उसे भी अपनी नौटंकी याद आ गई थी। मुस्कुराते हुए फिर से बुक पढ़ने लगती है। सरताज अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है और कुछ ही देर में वो अपने दोस्त के फार्म हाउस पर पहुंच जाता है। सरताज अपनी गाड़ी लॉक करके अंदर जाता है। अंदर से तेज म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी। वो अंदर चला जाता है। सब लोग नाचने गाने में मस्त थे। सरताज देखता है कि सीरत की सभी सहेलियां भी आई हैं। उन्हें देखकर मन में ये साले नहीं सुधर सकते। सरताज के दोस्तों की नज़र उस पर पड़ती है। वो सरताज के पास जाते हैं, फिर इधर उधर नज़र घुमाकर, सीरत नहीं आई। सरताज अंदर आकर चेयर पर बैठते हुए, नहीं वो नहीं आई। उसके सभी दोस्त उसके आसपास बैठते हुए, क्यों, वो क्यों नहीं आई? तुझे लेकर आना चाहिए था ना साथ में, क्यों नहीं लाया तू? सीरत की सहेलियां भी, हाँ जीजू, हम सब भी यही सोच कर आए थे कि सीरत भी आपके साथ आएगी। ये तो गलत बात है आपकी। वो लगभग सरताज से गुस्सा होते हुए बोलती है। सरताज मन में, क्या मुसीबत है, इससे अच्छा तो मैं उसे साथ ही लेकर आ जाता। सरताज के दोस्त, बोलना क्यों नहीं लाया उसे साथ में? सरताज, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो नहीं आई। मैंने तो कहा था उसको साथ चलने को, पर उसने ही मना कर दिया। सरताज के दोस्त, तू रहने दे, हम सब जानते हैं तुझे, तू ही नहीं लेकर आया होगा। सरताज खींचते हुए, ऐसी बात नहीं है यार। सीरत की सहेलियाँ, तो ठीक है, मैं सीरत को फ़ोन करके पूछती हूँ कि वो क्यों नहीं आई। सरताज के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, पर वो चेहरे से महसूस नहीं होने देता। पर अंदर ही अंदर वो ये सोच रहा था कि आज तो सबके सामने उसकी बेइज्जती हो ही जाएगी। सीरत की एक सहेली उसका नंबर डायल करती है। सीरत अभी भी बुक पढ़ रही थी। उसका फ़ोन रिंग होता है। नंबर देखकर वो मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाती है। सीरत की सहेली ने फ़ोन स्पीकर पर किया हुआ था। सीरत, हेलो। हेलो की बच्ची, तू आई क्यों नहीं? सीरत असमंजस से, आई नहीं मतलब? कहाँ आना था मुझे? अरे यहाँ रवि के बर्थडे पार्टी में जीजू के साथ, पता है हम सब आए हैं इसीलिए कि तू भी आएगी। बीच में ही रवि, हाँ भाभी जी, आए क्यों नहीं आप? या ये सरताज नहीं लाया आपको? सरताज मन में, बस अब विस्फोट होने ही वाला है। सीरत, सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे रवि, और गुस्सा मत हो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं आई, सरताज ने तो कहा था। ये सुनकर सरताज को बहुत हैरानी होती है मन में, ये पक्का सीरत ही है ना? सीरत, अब तुम सब इंजॉय करो, ओके बाय। ये बोलकर सीरत फ़ोन कट कर देती है। सरताज को अब सीरत के लिए बुरा भी लग रहा था मन में, क्यों नहीं लेकर आया मैं उसे अपने साथ, वो भी हम सबके साथ इंजॉय कर लेती। उसका दिल अब पार्टी में नहीं लग रहा था, जल्दी से जल्दी घर जाना चाहता था वो। थोड़ी देर बाद वो सीरत की तबीयत का बहाना बनाकर वहाँ से निकलने लगता है। रवि एक छोटा सा केक सरताज को देते हुए, ये सीरत के लिए। सरताज घर के लिए निकल जाता है। उधर सीरत को नींद नहीं आ रही थी, या यूं कहें कि वो सरताज का इंतजार कर रही थी। वो खिड़की पर ही खड़ी थी, ठंडी हवा चल रही थी। वो गार्डन में टहलने के लिए चली जाती है, लेकिन और भी कोई था जिसे नींद नहीं आ रही थी, और वो थे दादाजी। वो भी गार्डन में टहलने के लिए आ जाते हैं, पर हाँ, दोनों एक दूसरे से दूर थे। सरताज की गाड़ी अंदर आती है। सरताज अपनी बिंदास चाल चलता हुआ आ रहा था, इस बात से बेखबर कि दादाजी की नज़र उस पर पड़ चुकी है। कहाँ से आ रहा है इस वक्त? दादाजी गुस्से से बोलते हैं। उनकी कड़क आवाज़ सुनकर सरताज के कदम रुक जाते हैं और हलक सूख जाता है, पर पीछे पलटने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दादाजी उसके और पास जाकर, मैंने पूछा कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को? सरताज पीछे पलटते हुए, वो दादाजी, वो मैं, दादाजी वो मैं क्या? फिर चला गया तू अपने आवारा दोस्तों के साथ पार्टी करने? शर्म नहीं आती तुझे? सरताज सर झुकाकर उनकी डांट सुन रहा था। दादाजी गुस्से से, तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा, शर्म आती है मुझे तो।
बेकार है तुझे कुछ भी कहना या समझाना। जब जब करनी तो तूने अपने मन की ही करनी है। इनको मैंने भेजा था दादाजी। पीछे से सीरत आकर बोलती है। सरताज हैरानी से पीछे मुड़कर देखता है और दादाजी सीरत को देखकर, पुत्र तूने भेजा था, पर कहाँ? सीरत आगे आते हुए, वो दादाजी मेरा केक खाने का दिल कर रहा था तो मैंने इनको बोला था कि अभी के अभी लेकर आओ। वो बिना घबराए अपनी बात बोलती है। सरताज उसकी तरफ देखता और धीरे से अपने होंठ हिलाकर उसको थैंक यू बोलता है। दादाजी थोड़े गुस्से से, ये कोई टाइम है केक खाने का? अब दोनों सिर झुकाकर दादाजी के सामने खड़े थे। हाँ तो कौन सा पहाड़ टूट गया अगर इस वक्त वो केक लेने चला गया तो? बीजी की रौबदार आवाज उसके कानों में, सबके कानों में पड़ती है। दादाजी पीछे मुड़कर देखते हैं। बीजी गुस्से से उन्हें घूर रही थी। खुद ने तो कभी कोई चीज लाकर नहीं दी मुझे। जिंदगी बीत गई मेरी इस आदमी के साथ, पर मजाल है कभी कुछ लाकर भी दिया हो मुझे। बीजी दादाजी के बिल्कुल पास आकर बोलती है। सीरत और सरताज को हंसी आ रही थी। वो दोनों सिर झुकाकर मुस्कुराने लगते हैं। दादाजी भाई आप तो बस राशन पानी लेकर मुझ पर चढ़ जाती हैं। बहाना चाहिए आपको तो बस मुझसे झगड़ने का। बीजी बहाना नहीं है, ये सच है। नहीं आप बताओ, आज तक आपने मुझे कभी कुछ लाकर दिया है? अरे वो छोड़ो, अपने आप लाना तो दूर की बात है, जो मैं अपने मुंह से मांगू वो भी नहीं लाकर देती। फिर सरताज की तरफ देखकर, और एक ये है मेरा पुत्र जो इतनी रात को भी अपनी बीवी के लिए केक लाने गया। शाबाश पुत्र शाबाश। जाओ बच्चों, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, इन्हें तो मैं सीधा करती हूँ। सीरत और सरताज मुस्कुराते हुए अंदर चले जाते हैं और बीजी और दादाजी वहीं बहस करने लगते हैं। सीरत आगे होती है और सरताज उसके पीछे। सरताज अंदर आकर दरवाजा बंद करके एक गहरी सांस लेकर, बच गया आज तो। फिर वो पीछे मुड़कर सीरत की तरफ देखता है जो कि बिस्तर को सही से सेट कर रही थी। वो उसके पास जाकर, थैंक यू। सीरत उसकी तरफ देखती फिर मुस्कुराकर, उस दिन तूने मेरी हेल्प की थी, आज मैंने कर दी, सिंपल। सरताज मुस्कुराकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए, फ्रेंड्स। सीरत उसकी तरफ हैरानी से देखती, फिर अगले ही पल वो उसके हाथ से अपना हाथ मिलाते हुए, बेस्ट फ्रेंड। सरताज तो फाइनली दुश्मनी खत्म कर ली है हमने अपनी। सीरत बस मुस्कुरा देती है। सरताज अपने माथे पर हाथ रखते हुए, अरे मैं तो भूल ही गया, ये ले तेरा केक रवि ने भेजा है। सीरत केक निकालकर टेबल पर रखकर सरताज की तरफ देखकर, आजा साथ में खाते हैं, अपनी दोस्ती की शुरुआत मीठे से करते हैं। सरताज उसके पास जाते हुए, हाँ ये सही कहा बोला तुमने। वो केक का एक पीस उसको अपने हाथ से खिलाते हुए बोलता है। सीरत उसके हाथ से केक खाकर फिर अपने हाथ से उसे खिला देती है। दोनों बिस्तर पर अपनी अपनी जगह लेटते हुए बातें करने लगते हैं। सरताज मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर तेरी फ्रेंड्स भी होंगी, वरना मैं तुझे लेकर ही जाता। और हाँ, आज मेरी इज्जत रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मुझे तो लगा था कि। सीरत चल चल, मैं तेरी तरह पागल थोड़ी हूँ, वो सरताज को चिढ़ाते हुए बोलती है। सरताज किसी बच्चे की तरह मुंह बनाकर, तो फिर शुरू हो गई ना, अभी अभी तो दोस्ती हुई है हमारी। सीरत करवट लेती हुई, दोस्ती तो हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे जी जी करके बुलाऊंगी। सरताज भी दूसरी तरफ करवट लेती हुई, जी जी वाली तो उम्मीद भी नहीं है मुझे तेरे से। सीरत खींचते हुए, हाँ सो जा चुपचाप और सोने दे। सरताज भी चुपचाप सो जाता है और सीरत भी। अगली सुबह सीरत की आंख खुल जाती है। सरताज अब भी सो रहा था। सीरत उठती और नहाने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर में सीरत नहाकर बाहर आती है। सरताज अब भी सोया हुआ था। सीरत तैयार होने लगती है। आसमानी कलर का सूट, बालों को एक साइड करके चोटी की हुई थी, आंखों में गहरा काजल, माथे पर गोल्डन कलर की छोटी सी बिंदी, होठों पे रेड लिपस्टिक, कानों में बालियां, बहुत खूबसूरत लग रही थी वो। तैयार होकर वो बाहर चली जाती है। बीजी और दादाजी बाहर सोफे पर ही बैठे थे। बीजी चाय की चुस्कियां ले रही थी और दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। कमल जी वहीं बैठी बीजी के साथ कुछ बात कर रही थी। सीरत उनके पास जाकर सबका आशीर्वाद लेती है। बीजी उसे अपने पास बैठने का इशारा करती है, फिर धीरे से, केक स्वाद था पुत्र। सीरत मुस्कुराकर गर्दन झुका लेती है। दादाजी। सरताज उठ गया। सीरत, नहीं दादाजी, वो अभी। तभी नौकर चाय नाश्ता लेकर आता है और टेबल पर रखकर चला जाता है। बीजी सीरत से, जा पुत्र, अपना और सरताज का चाय नाश्ता कमरे में ही ले जा और सरताज को भी जगा दे। सीरत उठते हुए, जी बीजी।
इसके बाद सीरत नाश्ता लेकर कमरे में चली जाती है। सरताज भी बस तभी उठा था और वो पलंग से टेक लगाकर बैठा था। सीरत अंदर आती है और सरताज को देखकर गुड मॉर्निंग। सरताज भी मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग। सीरत उसके पास बैठती हुई, ले नाश्ता कर ले। सरताज उसकी तरफ देखकर, क्या बात है, आज तो मेरे लिए नाश्ता लेकर आई है, वो भी चेहरे पर स्माइल रखकर। कहीं इसमें जहर तो नहीं मिलाया ना? सीरत को बहुत गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं बोलती, बस उसके पास से नाश्ते की प्लेट उठाकर सोफे पर जाकर बैठकर खुद खाने लगती है। सरताज हैरानी से उसकी तरफ देखता है और बिस्तर से उठते हुए, ओए कहाँ जा रही है, मुझे भी खाना है, वो सीरत के पास बैठते हुए बोलता है। सीरत पीछे करते हुए, ना बिल्कुल नहीं, इसमें जहर मिलाया है ना मैंने, तू टपक गया तो? वो मुंह बनाकर बोलती है। उसकी टोन से सरताज को समझ आ जाता है कि उसकी बात का सीरत को बुरा लगा है। क्या यार, मैं तो मजाक कर रहा था, ला देना, सच्ची बहुत भूख लगी है। सीरत, ना बिल्कुल नहीं, ये तो तुझे बकवास करने से पहले सोचना था। सरताज सोफे पर से खड़े होते हुए, तो मुझे नाश्ता नहीं देगी तो मुझे क्या नाश्ता नहीं मिलेगा? मैं अपने लिए अभी नाश्ता लेकर आता हूँ, ये बोलो बाहर जाने लगता है। सीरत अपना नाश्ता करते हुए, मैं तेरा नाश्ता यहीं लेकर आई थी, और अगर तू बाहर नाश्ता लेने गया तो मैं सबको ये बोल दूंगी कि तूने मेरे हाथ से इसलिए नाश्ता नहीं लिया क्योंकि तुझे लगता है कि मैंने इसमें जहर मिलाया है। फिर सबको जवाब देगा तू ही देना। ये सुनते ही सरताज के बढ़े हुए कदम रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़कर सीरत को देखते हुए, ये तो चीटिंग है यार, तू मुझे खाने भी नहीं दे रही है और दूसरा नाश्ता भी नहीं लाने दे रही है। सीरत, मैंने तो तुझे बोला था, पर तुझे तो तब बकवास करनी थी ना। सरताज हार मानते, गलती हो गई मेरी माँ, अब क्या जान लेकर ही मानेगी? तेरी दोस्ती तो दुश्मनी से भी ज्यादा खतरनाक है। वो मुंह फुलाकर सोफे पर बैठते हुए बोलता है। सीरत उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देती और बस अपना नाश्ता करने लगती है। सरताज उसकी तरफ देखकर मन में, देखो कितनी बेशर्म है, कैसे ठूस ठूस कर खा रही है, यहाँ मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। सरताज के मुंह में पानी आ रहा था। सीरत उसकी तरफ देखती है, फिर नाश्ते की प्लेट उसके सामने करते हुए, ले ठूस ले, वरना जितना तेरे मुंह में पानी आ रहा है ना, पक्का बाढ़ आ जानी है यहाँ पर। सरताज जल्दी से प्लेट उठाकर खाने लगता है। तभी बीजी अंदर आते हुए, सरताज पुत्र। सरताज खाते हुए, जी बीजी। बीजी, पुत्र नाश्ता करने के बाद तैयार हो जा, मुझे ज्वेलर्स के पास जाना है, तू साथ चल मेरे। सरताज, जी बीजी। सीरत अपना नाश्ता खत्म कर चुकी थी और फिर वो बीजी के साथ बाहर ही चली जाती है। कुछ देर बाद सरताज तैयार होकर बाहर आता है। बीजी बाहर सोफे पर बैठी उसका इंतजार ही कर रही थी। सीरत कमल जी के साथ उनके कमरे में थी। सरताज अपनी शर्ट के कॉलर ठीक करते हुए, चलिए बीजी। चल पुत्र, कहकर बीजी उसके साथ चली जाती है। सरताज गाड़ी चलाता हुआ, बीजी अचानक ज्वेलर्स के पास जाने की क्या जरूरत पड़ गई? बीजी, कुछ गहने बनवाने हैं बेटा, मेरी एक सहेली की लड़की की शादी है तो उसे देने के लिए। कुछ ही देर में वे ज्वेलर्स के पास बैठे गहने को देख रहे थे। सरताज बैठा बोर हो रहा था, वो अपना फ़ोन निकालकर उसमें गेम खेलने लगता है। बीजी उसे आवाज़ लगाते हुए, देख तो बेटा ये कैसा है। सरताज नज़र उठाकर देखते हुए, क्या बीजी, इन सब चीज़ों का मुझे नहीं पता है, आप ही देख लो। ये बोलकर वो वापस गेम खेलने लगता है और बीजी वापस गहने देखने लगती है। सरताज वहाँ से उठकर इधर उधर घूमने लगता है। घूमते हुए उसकी नज़र एक बहुत सुंदर से झुमके पर पड़ती है। पता नहीं एकदम से उसे सीरत का ख्याल आता है मन में, ये सीरत पर बहुत अच्छे लगेंगे, उसने भी तो मुझे कितनी अच्छी घड़ी गिफ्ट की थी। ये सोचकर वो बीजी से आंख बचाकर वो झुमके पैक करवा लेता है। उसने पहली बार किसी लड़की के लिए गिफ्ट लिया था। अब किसी छोटे बच्चे की तरह उसको सीरत को ये झुमके दिखाने की जल्दी थी, पर बीजी उसे लेकर वहाँ से सीधा अपनी सहेली के घर चली जाती हैं। उनको आते आते लगभग रात ही हो जाती है। खाना वाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सीरत कपड़े चेंज करके बिस्तर पर बैठे लैपटॉप पर कुछ सर्च कर रही थी। सरताज भी कपड़े चेंज करके उसके पास बैठते हुए सीरत के सामने वो गोल्ड के झुमके रख देता है, जिन्हें देखकर सीरत की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो लैपटॉप साइड में रख जल्दी से वो झुमके उठाकर अपने हाथ में लेते हुए, वाओ ये कितने सुंदर हैं, उसे वो कितने पसंद आए हैं उसके चेहरे पे दिख रहा था। उसे खुश देखकर सरताज को बहुत अच्छा लग रहा था। सीरत सरताज की तरफ देखकर, ये किसके लिए है? सरताज,
तेरे लिए, तुझे पसंद आए? सीरत हैरानी से उसकी तरफ देखती है। ये तो मेरे लिए लाया है? आई कांट बिलीव। ये बोलकर वो सीरत की बाजू पर नोच लेती है। सरताज चिल्ला पड़ता है और अपनी बाजू को मसलते हुए, पागल हो गई है, क्या कर रही है तू? सीरत झुमके पहनते हुए, देख रही थी, ये सपना तो नहीं है ना? सरताज उसे घूरते हुए, तो अपने आप को नोचती ना? सीरत दूसरे कान में भी झुमका पहनते हुए, चल चल, कितनी सॉफ्ट स्किन है मेरी, खुद को थोड़ी नोच सकती हूँ मैं। झुमके पहनकर वो जल्दी से आईने के सामने जाकर, वाओ, ये कितने अच्छे लग रहे हैं मुझ पर। फिर सरताज के सामने जाकर, देखना, अच्छे लग रहे हैं ना? सरताज बिस्तर से टेक लगाते हुए, बहुत। सीरत उसके पास बैठते हुए, पर तुम मेरे लिए गिफ्ट लाया क्यों? सरताज, तो ही उस दिन कह रही थी ना कि मुझे लड़कियों को गिफ्ट देने की तमीज़ नहीं है, और फिर तू भी तो लाई थी ना मेरे लिए घड़ी। सीरत बस मुस्कुरा देती है। सरताज, अपनी दोस्ती का तोहफा समझ ले। सीरत उन्हें कानों में से उतारते हुए, इन्हें मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। पहली बार तो तूने ढंग का गिफ्ट दिया है। झुमको को वापस पैक करके वो अलमारी में संभाल कर रख देती है और वापस बिस्तर पर बैठकर फिर से लैपटॉप पर कुछ सर्च करने लगती है। सरताज, क्या सर्च कर रही है? बड़ी देर से देख रहा हूँ। सीरत लैपटॉप पर आंखें गड़ाए, अच्छी सी यूनिवर्सिटी सर्च कर रही हूँ, आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए। सरताज, यहाँ आसपास तो कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, तू चंडीगढ़ में क्यों नहीं ट्राई करती? सीरत, जाना तो मैं हमेशा से चंडीगढ़ ही चाहती थी, पर घर वालों ने जाने ही नहीं दिया। ये कह करके कि गिल खानदान का कोई भरोसा नहीं, कब अपनी दुश्मनी निकाल ले, अकेली लड़की को कुछ कर दिया तो। उसकी बात पर सरताज हंस पड़ता है। सीरत भी हंसती हुई, और अब देखो उसी गिल खानदान में मेरी शादी कर दी। ये बोलकर वो दोनों ही हंसने लगते हैं। सरताज हंसते हुए, वैसे दुश्मनी की वजह से मैंने भी बहुत कुछ झेला है, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, पता है मैं भी पढ़ने के लिए चंडीगढ़ जाना चाहता था, पर। सीरत, हाँ, और मैं तो जब भी आगे पढ़ने की बात करती थी तो दादा जी बोलते थे, एक बार शादी हो जाए फिर जहाँ मर्जी जाकर पढ़ना, हम नहीं रोकेंगे। ये बोलकर वो वापस लैपटॉप में लग जाती है, पर अचानक ही उसके दिमाग की लाइट चलती है और साथ में सरताज के भी। दोनों एक साथ, ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा? दोनों के चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही थी। सरताज बिस्तर से उतरकर और साथ में सीरत को भी उतारते हुए, सीरत सीरत सीरत, कमाल का आइडिया दिया तुमने। वो उसको कंधे से पकड़कर गोल गोल घुमाते हुए बोलता है। सीरत, छोड़, मुझे गिराएगा क्या? सरताज उसको छोड़ देता है, फिर सोफे पर बैठते हुए, तू भी वही सोच रही है ना जो मैं सोच रहा हूँ? सीरत भी चहकते हुए उसके पास बैठते हुए, हाँ बिल्कुल, अब तो हम दोनों ही चंडीगढ़ जा सकते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने। सरताज मुंह बनाकर, पढ़ाई तो करियो, मैं तो बस ऐश करूँगा, और वहाँ पर हमें ये शादी वाला नाटक भी नहीं करना पड़ेगा। सीरत, हाँ ये तो है, आराम से लाइफ एंजॉय करेंगे। सरताज, हाँ, और वहाँ पर हमारा एक बंगला भी है, तो रहने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सीरत, सबसे अच्छी बात, मुझे तेरे साथ रूम शेयर नहीं करना पड़ेगा, पता है पूरी रात बंदर की तरह उछलता रहता है तू। सरताज उसे घूरते हुए, तो सोफे पर सो जाया करना, मैं तो ऐसे ही सोता हूँ। सीरत, मैं क्यों सोफे पर सोने जाऊँ, तू जा बंदर कहीं का। सरताज, तुझे लड़ने के अलावा और कुछ नहीं आता है ना? इतना अच्छा मूड है, पर तुझे तो खराब ही करना है ना? सीरत उठकर बिस्तर पर लेटते हुए, ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, समझा? और ये सोच कि तू घर वालों से बात कैसे करेगा। एक मिनट एक मिनट, क्या बोला तूने? घर वालों से बात मैं करूँगा? मरने का शौक नहीं है मुझे। वो बिस्तर पर उसके पास बैठते हुए बोलता है। सीरत एकदम से उठकर बैठते हुए, तू बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? सरताज उसके गाल खींचते हुए, उनकी लाडली बहू सीरत गिल। सीरत उसका हाथ हटाते हुए, चल चल, मैं कोई बात नहीं करने वाली। सरताज, देख, बात तो तू ही करेगी। सीरत, क्यों, मैं ही क्यों? सरताज, देख, घर वालों को कोई समझा सकता है ना, तो वो तू ही है। सीरत अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछती है, क्यों? सरताज, मेरे घर वालों की नज़र में अगर कोई समझदार है तो वो तू ही है। तू अगर किसी का खून करके भी इनके सामने चली जाएगी ना, तो ये लोग पता है क्या कहेंगे? भाई वाह, नाम रोशन कर दिया सीरत ने। भाई गिल खानदान की बहू खून नहीं करेगी तो क्या करेगा? शाबाश पुत्र शाबाश, ऐसे ही खून करते रहना। सरताज दादाजी की नकल करते हुए बोलता है। सीरत हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। सरताज,
और अगर मैंने एक चींटी भी मार दी ना तो शर्म नहीं आई तुझे? गिल खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। तुझे इतना बड़ा इसलिए किया था कि तू इतना बड़ा होकर चींटियां मार सके। अरे ये निकम्मा तो पैदा ही हमारा नाम खराब करने के लिए हुआ है। सीरत अपने पेट पकड़कर हंसते हुए, बस कर, मैं और नहीं हंस सकती, प्लीज चुप हो जा। हंसते हंसते सीरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लंबी लंबी सांस लेते हुए, चल ठीक है मैं बात कर लूंगी, अब सो जा। सरताज भी हंसते हुए अपनी जगह पर आकर लेट जाता है। दोनों ही एक दूसरे की पीठ करके सो जाते हैं। अगली सुबह सरताज उठ गया था और सीरत अब भी सो रही थी। सरताज उसको जगाते हुए, उठ जा यार, कितना सोएगी, आज बात करनी है ना दादाजी से। सीरत, सोने देना, सुबह सुबह शुरू हो गया तू तो। सरताज, उठ जा मेरी माँ, अभी नाश्ता करते वक्त बात कर ले, वरना दादाजी पूरा दिन घर नहीं आने वाले। ये सुनते ही सीरत झट से अपनी आंखें मलती खोलती है और एकदम से उठकर बैठते हुए, तो ये बात पहले नहीं बोल सकता था? वो अपने खुले हुए बालों को बांधते हुए बोलती है, अब हटेगा भी सामने से? ये बोल वो नहाने के लिए चली जाती है। कुछ समय बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। सीरत और सरताज पास पास ही बैठे थे। सरताज टेबल के नीचे से उसको पैर मारता है। सीरत उसकी तरफ देखती है, फिर धीरे से होठ हिलाकर, क्या है? सरताज भी धीरे से, बोल, आप खाती रहेगी क्या? बात कब करेगी? सीरत उसको आंखें दिखाकर चुप रहने को बोलती है। फिर सबकी तरफ देखकर, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। सब लोग सीरत की तरफ देखते हैं और अनजान बनते हुए सरताज भी उसकी तरफ देखता है। दादाजी, क्या बात है पुत्र, सब ठीक है ना? सीरत, सब ठीक है दादाजी, बस मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। बीजी खुश होते हुए, करो करो बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें पूछना कैसा? सीरत, बात यह है बीजी कि मैं आगे की पढ़ाई चंडीगढ़ जाकर करना चाहती हूँ। वो नजरें झुकाकर बोलती है। सीरत बोलना जारी रखते हुए, यहाँ पर कोई भी ढंग का कॉलेज नहीं है, इसलिए मैं। दादाजी सरताज की तरफ देखकर, और तू क्या करेगा? सरताज एकदम से सक पका जाता है, मैं। दादाजी, ओए चुप कर, मैं वो, देख कितनी समझदार कुड़ी है, कितनी चिंता है इसे अपने भविष्य की, और एक तू है, बस आवारागर्दी करवा लो। सरताज सर झुकाकर उनकी डांट सुन रहा था और सीरत सर झुकाकर मुस्कुरा रही थी। सरताज, दादाजी मैंने भी आगे पढ़ने का सोचा है, मैं भी सीरत के साथ जाऊंगा। बीजी, वो तो तू नहीं भी जाना चाहता तो भी हम तुझे भेज ही देते। कमल जी, कब जाना है? सरताज, कल सुबह, वो जल्दी जाकर सारी सेटिंग भी करनी है, तो सोच रहे हैं कल ही चले जाएं। दादाजी कुर्सी से उठते हुए, जा सीरत बेटा, जाने की तैयारी करो। ये सुनकर सीरत खुशी खुशी अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सरताज भी आता है, वो भी बहुत खुश था। जैसे ही सरताज अंदर आता है, दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे को देखते हैं और खुशी के मारे एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फाइनली कल हम जा रहे हैं, सीरत उसके गले लगे ही बोलती है। सरताज भी उसको कसकर पकड़ते हुए, हाँ मज़ा आएगा बहुत। एकदम से दोनों को एहसास होता है कि वो एक दूसरे के कितने करीब हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, दोनों अभी बेहद करीब थे। सीरत नजर झुकाकर पीछे होते हुए, मैं पैकिंग कर लेती हूँ, ये बोल वो तेजी से वहाँ से निकल जाती है। सरताज अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। सरताज नज़रों से उसका पीछा करता है और फिर अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है। सीरत अपनी पैकिंग करने लगती है। कुछ देर बाद सरताज वापस कमरे में आता है, हो गई पैकिंग? सीरत, हाँ मेरी तो हो गई, अपनी पैकिंग तू खुद कर ले। सरताज, मुझसे नहीं होती यार पैकिंग वैकिंग, तू हेल्प कर देना मेरी। सीरत उसकी तरफ देखती है, फिर अच्छा चल मैं तेरी हेल्प करती हूँ, फिर उसके बाद तू मुझे मेरे घर लेकर जाएगा, सबसे मिलने का बहुत दिल कर रहा है। सरताज, हाँ ठीक है, ये भी कोई कहने वाली बात है। सीरत सोफे पर बैठते हुए, चल अपना बैग लेकर आ। सरताज अपना बैग लेकर आता है। सीरत आराम से बैठते हुए, चल अब अलमारी में से कपड़े निकाल कर यहाँ रख। सरताज किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी सारी बातें मान रहा था। वो अपने कपड़े निकाल कर वहाँ रख देता है। सीरत अपने नेल्स पर नेल पेंट लगाते हुए, चल अब इनमें से जो तुझे लेकर जाने हैं उन्हें बैग में रख, और जो नहीं लेकर जाने हैं उन्हें वापस अलमारी में रख। कुछ ही देर में सरताज ने अपने कपड़े पैक कर लिए थे और सीरत आराम से बैठकर अपनी नेल पेंट सुखा रही थी।
सरताज अपने बचे हुए कपड़े अलमारी में रखने लगता है कि अचानक ही उसकी नज़र सीरत पर पड़ती है, जो आराम से नेल पेंट सुखाने के साथ साथ कोई मैगजीन पढ़ रही थी। सरताज मन में, सारा काम तो मैंने किया, इसने क्या मदद की है मेरी, कितनी चालाक है ये। सरताज उसके मुंह पर अपनी एक टी शर्ट फेंकता है। सीरत उसकी तरफ देखकर, पागल हो गया तू, क्या कर रहा है, मेरे सारे बाल खराब कर दिए। सरताज उसके पास जाकर, सीरत की बच्ची, ये हेल्प कर रही है तू मेरी, खुद तो आराम से बैठी है और मैं कब से काम कर रहा हूँ। सीरत को हंसी आती है, वो हंसते हुए, लो जी, इतनी तो हेल्प की है मैंने तेरी। सरताज गुस्से से, क्या हेल्प की है, जरा मैं भी तो सुनो। सीरत भी गुस्से से, क्यों, तुझे गाइड तो मैंने ही किया ना कि ऐसे कर वैसे कर, तुझे तो इतना भी नहीं पता था। अब ज़्यादा चपड़ चपड़ मत कर, जल्दी अपना काम ख़त्म कर और मुझे लेकर चल, मैं बाहर तेरा वेट कर रही हूँ। ये बोल वो कमरे से बाहर चली जाती है। सरताज हैरानी से उसे जाते हुए देखता है, मन में, बहुत बड़ी वाली है यार ये तो। कुछ ही देर में दोनों सीरत के घर के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात तक दोनों वापस आ जाते हैं। अगली सुबह उन्हें जल्दी निकलना था तो वो जल्दी सो जाते थे। अगली सुबह अलार्म की आवाज़ से सीरत की आंख खुलती है। वो उठती और नहाने चली जाती। सरताज अभी उठा नहीं था। सीरत नहाकर बाहर आती है और सरताज को आवाज़ लगाते हुए आईने के सामने बैठकर तैयार होने लगती है। लेमन कलर का प्लाजो सूट जो कि स्लीवलेस था सीरत पर बहुत जच रहा था। आंखों में काजल और लाइनर, होठों पे पिंक सेट की लिपस्टिक, गीले बाल खुले हुए, माथे पे छोटी सी नग वाली बिंदी। वो हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगती है। तभी सरताज की आंख खुलती है और नजरें जाती हैं सामने सीरत पर। नजरें ठहर जाती है उसकी। सीरत की नज़र आईने से होती हुई सरताज पर जाती है। वो मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग। सरताज होश में आते हुए, गुड मॉर्निंग। वो बिस्तर से उठते हुए, तू तैयार भी हो गई और मुझे जगाया भी नहीं। सीरत अपना दुपट्टा ठीक करते हुए खड़ी होती है और सरताज को देखकर, कुंभकर्ण भी फेल है तेरे सामने तो, कब से जगा रही हूँ पर तुझे कोई होश भी नहीं है, अब जल्दी कर। ये बोलकर वो कमरे से बाहर चली जाती है और सरताज नहाने के लिए चला जाता है। कुछ ही देर में सब नाश्ता कर रहे थे और सरताज को सीरत का ख्याल रखने की चेतावनी दे रहे थे। दोनों सबसे मिलकर निकल जाते हैं एक नए सफर पर। पूरे रास्ते दोनों बातें करते हुए, खाते पीते हुए, कुल मिलाकर मौज मस्ती करते हुए जाते हैं। सरताज ड्राइवर को भी नहीं लेकर जाता है। आधे रास्ते वो गाड़ी चलाता है और आधे रास्ते सीरत। मस्ती मजाक लड़ते झगड़ते दोनों पहुंच ही गए थे अपनी मंजिल पर। रात हो गई थी। उनकी गाड़ी एक बड़े से बंगले के अंदर एंटर करती है। सीरत खुशी से, फाइनली पहुंच ही गए। सरताज गाड़ी रोकते हुए, हाँ फाइनली, हमें शादी वाले नाटक से तो आज़ादी मिली। दोनों गाड़ी में से उतरते हैं। सीरत चारों तरफ नज़र घुमाकर, वाओ इट्स ब्यूटीफुल। सरताज, चल अंदर चल। सीरत, अंदर जाते वक्त, आज मैं आराम से सोऊंगी, वो भी अकेले। सरताज, हाँ मैं भी, तेरी वजह से मुझे एक कोने में सोना पड़ता है, करवट भी नहीं ले सकता था मैं। सीरत हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए, एक कोने में, तू रहने दे, जितना तू नींद में उछलता है ना, इतना तो बंदर भी नहीं उछलते होंगे। सरताज उसकी तरफ घूर कर देखता है। सीरत दरवाजे को देखते हुए, अरे ये तो खुला है, तूने तो कहा था कि यहाँ पर कोई नहीं होगा। सरताज, शायद साफ सफाई करने वाले होंगे, चल आजा। दोनों जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं तो सामने खड़ा होता है एक आदमी, जिसे देखकर सरताज धीरे से, मर गए, ये यहाँ क्या कर रहा है। सीरत उसकी बात सुन लेती, वो भी धीरे से, कौन है ये। इतने में वो आदमी उनके पास आकर, वेलकम सर, वेलकम मैम। सरताज उसे देखकर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो आदमी, साहब ने भेजा है आप दोनों का ख्याल रखने के लिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए जूस लेकर आता हूँ। उसके जाते ही सीरत सरताज की तरफ देखकर, कौन है ये। अरे दादाजी का चमचा है पूरा, एक एक खबर देता है उनको, मुझे पक्का पता है दादाजी ने हम पर नज़र रखने के लिए इसे यहाँ पर भेजा है। सीरत, ओफो क्या मुसीबत है, कैसे भी करके इसको यहाँ से भगा। सरताज खींचते हुए, अरे मैं कैसे, वो दादाजी को बता देगा, फिर हम दोनों को भी वापस बुला लेंगे। सीरत भी खींचते हुए, वो सब मैं नहीं जानती, या तो तू इसे भगा या खुद भी इसके साथ चला जा। इतने में वो आदमी जूस लेकर, लीजिए मैम, लीजिए सर। दोनों उसकी तरफ घूर कर देखते हैं। फिर सरताज, देखो मूर्ति, तुम यहाँ से जाओ, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, अपना सामान उठाओ और अभी के अभी यहाँ से निकलो। मूर्ति, ऐसे कैसे सर, बड़े साहब का हुक्म है, मैं कैसे टाल सकता हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला आपको छोड़कर। उसकी बातों से सीरत का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया था।
वो गुस्से से सरताज की तरफ देखती है। सरताज गुस्से से मूर्ति की तरफ देखते हुए, देखो तुम सैलरी की चिंता मत करो, वो तुम्हें मिलती रहेगी और पहले से ज़्यादा भी मिलेगी, पर चुपचाप अपना मुंह बंद करके यहाँ से निकलो। मूर्ति, सर आप क्यों मुझे भगाने पर लगे हैं? बात सैलरी की नहीं है, बड़े साहब की हुक्म की है। आप चाहे बिल्कुल सैलरी मत दो, पर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। सीरत गुस्से से अपने हैंडबैग में से गन निकाल कर मूर्ति के सर पर तानते हुए, अब बोल, यहाँ से जाएगा या दुनिया से जाएगा? मूर्ति की सांसें ऊपर नीचे हो जाती हैं। वो हकलाती आवाज़ में, सर प्लीज़ मैम को रोकिए। सरताज उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर, तुझे अपनी जान ज़्यादा प्यारी है या बड़े साहब का हो? मूर्ति, वो सीरत बीच में, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। सरताज भी, हाँ सीरत तू चला गोली, आज तो ये बड़े साहब के हुक्म की खातिर अपनी जान भी दांव पर लगा देगा, तू चला गोली। सीरत गोली चलाने ही वाली होती है कि मूर्ति बीच में, अरे पागल हो गए हो क्या आप दोनों? मुझे बख्श दो, मैं चला जाऊंगा, पक्का चला जाऊंगा। सीरत गुस्से से, अगर तूने दादाजी के सामने अपना मुंह खोला तो? मूर्ति बीच में, अरे नहीं, अरे बड़े साहब के साथ तो क्या, मैं खाना खाने के लिए भी अपना मुंह नहीं ये बोलकर वो तेजी से वहां से भाग जाता है। उसको इस तरीके से भागते देखकर सीरत और सरताज अपना पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। सीरत सोफे पर गिरते हुए, थैंक गॉड पीछा छूटा। सरताज भी उसके पास बैठते हुए, हाँ बला टली, तुझे नहीं पता कितना बड़े वाला है ये। फाइनली अब हमें तंग करने वाला यहाँ कोई नहीं है, सीरत चहकते हुए बोलती है। सरताज उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। सीरत सोफे पर आराम से पसरते हुए, चल मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए खाना बना। सरताज आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए, तेरा नौकर हूं मैं। सीरत अपनी आंखें बंद करते हुए, कुछ ऐसा ही समझ ले, जा ना यार, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। सरताज खींचते हुए, तू पागल है क्या, मुझे नहीं आता खाना बनाना। सीरत एकदम से अपनी आंखें खोलते हुए, क्या खाना बनाना तो मुझे भी नहीं आता है? सरताज अपने माथे पर हाथ रखकर, ओ सिट, दादाजी ने इसीलिए ही मूर्ति को यहाँ भेजा होगा। सीरत लगभग रुआसी होकर, अब हम क्या करेंगे, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या खाऊंगी, भूख के मारे तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। वो सरताज की तरफ बेचारी से शक्ल बनाकर देखती है। सरताज उसके पास से खड़े होते हुए, चल चल ओवर एक्टिंग मत कर, तेरी बातों में नहीं आने वाला मैं, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, रुक मैं बाहर से खाना ऑर्डर करता हूँ। वो अपना फ़ोन निकाल कर खाना ऑर्डर करने लगता है। सीरत, अभी तो ऑर्डर कर लेंगे, कल क्या करेंगे? सरदार, कल की कल देखेंगे। इसके बाद वो वहीं सोफे पर बैठ खाने का इंतजार करने लगते हैं। सीरत, कब आएगा खाना? सरताज उसके बिल्कुल पास बैठते हुए, आ जाएगा, चल जब तक कोई मूवी देखते हैं। वो टीवी ऑन करते हुए बोलता है। दोनों बिल्कुल पास पास बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे। अचानक ही सरताज को अपने कंधे पर कुछ भारी महसूस होता है। वो चेहरा घुमाकर देखता है तो सीरत उसके कंधे पर सिर टिकाकर सो गई थी। वो सरताज के बेहद करीब थी और बेहद हसीन लग रही थी। सरताज की आंखें ठहर जाती है उसके चेहरे पर, दिल मचल उठता है उसका। वो तुरंत अपना चेहरा फेर लेता है, लेकिन नजरें बगावत पर उतर आई थी उसकी। वो बार बार सीरत को देखने की जिद कर रही थी। सरताज वापस अपना चेहरा घुमाकर उसे देखने लगता है, मन में, अभी तो भूख से मर रही थी और अब सो भी गई। सीरत नींद में उसके और भी करीब आ जाती है। सरताज की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। वो एक टक उसका चेहरा देख रहा था। उसके हाथ सीरत के चेहरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी डोरबेल बजती है, जिससे वो होश में आता है और तुरंत अपना चेहरा फेर लेता है। दिल अपनी तेजी से धड़क रहा था। डोरबेल फिर बजती है। सरताज उठने की कोशिश करता है, पर सीरत अपना एक हाथ उसके पेट पर लपेट लेती है और उसके होंठ सरताज की गर्दन पर हल्के से छू जाते हैं। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।